चलिए आज का जो क्लास है आपको साइंस का तीसरा चैप्टर मतलब तीसरा है। मान लीजिए जैसे बताए थे कि जो साइंस जो होती है आपको 3 टाइम बताता था। तो पहला बताए थे जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान का जितना ऑब्जेक्टिव था हम लिखवा दिए थे, समझे ना, उसका क्लास हम ले लिए थे। और उसके साथ भौतिकी विज्ञान का भी हम ऑब्जेक्टिव पूरा हल करवा ही दिए। चलिए आज जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है आपको रसायन विज्ञान, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान का इसमें भी वो 60-70 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ताकि आपको अभी जो इस सामने में देखते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर 1 से लेकर हम 30 तक ही दिए हैं, क्योंकि इसमें जगह बहुत कम था, इसीलिए हम 1 से 30 तक यहाँ पर क्या दिए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का ये भी एक पर एक ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड में बराबर पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को और अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा, ताकि ये भी क्वेश्चन क्या आप लोग सुना छूटे। तो बायोलॉजी का, फिर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तीनों का ऑब्जेक्टिव पूरा A to Z करवा देते हैं, याद कर लेना, समझ गए। तो मेरे हिसाब से जो है बिहार बोर्ड में आपको नहीं के बराबर छूट का है क्वेश्चन। ये खास करके आपको क्लास मैट्रिक के लिए दिया गया है, साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए हम यहाँ चलते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बताओ सूत्र क्या प्रयोग करेंगे। समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ना कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर पूछेगा तो R बराबर क्या होता है, V/I होता है। समझ गए ना, किसमें लगाना ये, किसी कुंडली का प्रतिरोध जब ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र लगाना क्या, R बराबर V/I। समझ गए। और यहाँ पर अगला दिया गया है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। समझ गए, ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत सुंदर है। कहता है ना कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, पूछेगा आप लोग ध्यान रखना, उष्मीय प्रभाव पर। किसमें होता है, उष्मीय प्रभाव पर। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ध्यान रखना आपको, उष्मीय प्रभाव पर। किस पर होता है, उष्मीय प्रभाव पर। तो समझ गए। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में आएगा तो आप लोग टिक लगाना है किसमें, उष्मीय प्रभाव पर। समझ गए। तो क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है ना कि विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आप लोग ध्यान करना, उष्मीय प्रभाव पर। समझ गए, ये भी क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। समझ गए, विद्युत धारा, समझ गए, जब जिस युक्ति से मतलब उत्पन्न करेंगे उस मशीन को बोलते हैं क्या, उस युक्ति को बोलते हैं क्या, जनित्र। जनित्र को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मशीन। मशीन को हिंदी में हो गया जनित्र। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड में आएगा तो टिक लगाना किसमें, जनित्र में टिक लगेगा। समझ गए। अगला यहाँ पर दिया गया है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। समझ गए, जब लघु पतन होता है, ध्यान रखिएगा, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में जो होता है विद्युत धारा का मान क्या होता है, अधिक से अधिक संख्या में बढ़ जाती है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बहुत अधिक में, समझ गया, टिक लगा दीजिएगा। कहता है ना कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत अधिक होता है। समझ गए, यहाँ तो हो गया। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है, बताओ किससे बना होता है। और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ध्यान धरिएगा, ठीक है। टंगस्टन धातु का बना होता है। समझ गए। तो आप लोग विद्युत बल्ब, लाल बल्ब देखते होंगे, तो लाल बल्ब जो अब तो कम चलती है, जो लाल बल्ब है उसमें देखिएगा फिलामेंट का जो पतला होती है वही टंगस्टन धातु का होती है। समझ गए, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब विद्युत बल्ब का जो तंतु जो होता है वो किससे बना होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग टिक लगाना किसमें, टंगस्टन धातु में। समझ गए। अगला हो गया, अगला यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत धारा प्रवाहित चालक में गतिशील कण जो होता है किस पर निर्भर करती है। समझ गया। तो विद्युत धारा प्रवाहित चालक जो तार होता है आपको इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। कण जो होता है इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। कहता है ना विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला गतिशील जो कण होती है आपको इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ तो हो गया। अगला यहाँ पर दिया गया है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं। डायनमो का अर्थ हम तो इसे बैटरी बोलते हैं। समझ गए यार, कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं। और पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, आप लोग याद धरिएगा, दिष्ट धारा। किसमें लगाना, ठीक, दिष्ट धारा, क्योंकि डायनमोस जो होता है हम दिष्ट धारा प्राप्त कहते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, आप लोग ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ध्यान देना किसमें, नरम लोहा। किसमें होता है, नरम लोहा। कहता है ना विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान देना, नरम लोहे का। समझ गए ना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी
विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक और समझ गया मतलब तो आविष्कार कौन किया, खोज कौन किया है, तो वैज्ञानिक का नाम दिया गया फैराडे। समझ गया था आप लोग, ध्यान रखना फैराडे वैज्ञानिक था, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो था उसका खोज जो किया था वो फैराडे वैज्ञानिक ने किया था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि नाभ का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बताओ क्या सबसे आवश्यक है। तो ध्यान रखना नाभ की ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं हमको यूरेनियम से प्राप्त करते हैं। समझ गए। क्वेश्चन दिया गया है कि नाभिका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या, तो आप लोग ध्यान रखना यूरेनियम है। क्या है, यूरेनियम है। अगला दिया गया है 11 नंबर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व कौन कारक है। ध्यान रखना ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायित्व जो महत्वपूर्ण कारक है वो CO2 है। CO2 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, कहता है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व कारक क्या है, CO2। जो ऑप्शन में आएगा उसमें आप लोग टिक लगा दीजिएगा। समझ गए। चलो अगला यहाँ बताया गया है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल क्या होगा। समझ गए ना, तो पवन मतलब क्या हुआ, हवा हो गया। कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन जो चाल होती है आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसको आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। समझ गए, हो गया कंप्लीट। अगर पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल क्या होता है, आप लोग टिक लगाना या समझ गए ना, जो ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगा दीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला यहाँ पर दिया गया है सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है। क्वेश्चन आपको पूछा गया क्वेश्चन है। समझ गए बिहार बोर्ड में कह रहा है सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है। तो ध्यान देना सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है आपको कुल 11 होता है। क्या होता है, जो ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगा दीजिए 11 में। समझ गए। अगला देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है। अगर पूछेगा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है, आप लोग ध्यान रखना मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है ये 11 होता है। कितना होता है, सॉरी 12 होता है। वो 11 हो गया आपको सोडियम का। मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या कितना हो गया आपको, 12 हो गया। 12 में टिक लगा लीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो ध्यान देना एल्यूमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है आपको कुल 13 होता है। समझ गए, जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। समझ गए ना, एल्यूमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है आपको 13 होता है। अगला जगह है जस्ता, जिसे हम लोग जिंक भी बोलते हैं। समझ गए ना, जस्ता का परमाणु संख्या क्या होता है, ध्यान देना जस्ता का जो परमाणु संख्या होता है आपको 30। कितना होता है, 30 में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जस्ता का जो परमाणु संख्या होता है 30 होता है। अगला जगह पारा, समझ गए ना, पारा हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। पारा पूछे तैयो और मरकरी पूछे तैयो, तो ध्यान देना पारा का जो परमाणु संख्या होता है आपको कुल कितना होता है, 80 होता है। समझ गए, तो पारा का जो परमाणु संख्या होता है आपको 80 होता है। अगला जगह है पारा का प्रमुख एस क्या होता है। समझ गए, मतलब मरकरी का जो प्रमुख एस है क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सिनेबार क्या होता है। तो समझ गए। तो अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था कि पारा मतलब क्या हुआ, मरकरी। पारा पूछे थे, मरकरी पूछे थे, ध्यान रखना जो पारा का जो प्रमुख एस होता है आपको वो क्या कहलाता है, सिनेबार कहलाता है। सिनेबार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HGS बोलते हैं। आप लोग इसको कंठस्थ याद कर लीजिएगा ताकि ये भी क्वेश्चन क्या आप लोग सुनना छूटे। ठीक है, और 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जस्ता के प्रमुख एस के नाम बताओ। जस्ता का जो होता है आपको कुल 3 एस होता है प्रमुख एस का। पहला दिया गया यहाँ पर जिंक ब्लेड। समझ गए ना, जिंक ब्लेड होता है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं संकेत में ZNS। ठीक है, अगला दिया गया है कलेमाइन। समझ गए ना, कलेमाइन का सूत्र हो गया आपको शॉर्ट में ZnCO3। ठीक है, और तीसरा दिया गया आपको जिंकाइट। समझ गए ना, जिंकाइट को हम इंग्लिश में बोलते हैं ZnO। क्योंकि जस्ता का जो था 3 को प्रमुख एस का था, तीनों यहाँ पर लिखवा दिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है एल्यूमिनियम के प्रमुख एस के नाम बताओ। समझ गए ना, एल्यूमिनियम के प्रमुख एस के नाम बताओ। तो एल्यूमिनियम का भी 3 प्रमुख एस होता है, लिखवा दिए। पहला बॉक्साइट हुआ, दूसरा हो गया आपको कोरंडम हुआ, तीसरा हो गया आपको क्रायोलाइट हुआ। समझ गए, तो पहला हो गया बॉक्साइट, दूसरा हो गया कोरंडम, तीसरा हो गया क्रायोलाइट। समझ गए, यहाँ तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है संतरा एवं नींबू का रस में बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा तो आप लोग टिक लगाइएगा ऑब्जेक्टिव में। क्या सिट्रिक अम्ल, क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। किसमें, संतरा एवं नींबू का रस जो है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला दिया गया सेब, कहता सेब का रस में बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और पूछेगा कि सेब का रस में जो कौन अम्ल होता है, ध्यान दीजिएगा मैलिक अम्ल। क्या होता है, मैलिक अम्ल। ये भी लिखवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इमली के रस में बताओ कौन सा अम्ल होता है। तो दिया गया है कि इमली के रस में जो होता है आपको टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है ना, इसे बोलते हैं टार्ट्रिक अम्ल पढ़ते हैं। समझ गए, क्योंकि इमली के जो रस में आपको टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला दिया गया है सिरका का रस में बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा सिरका का जो रस में आपको है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो अम्ल लिखवाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 21 से लेकर 30 तक जो अम्ल ये देख रहे हैं आपको, इससे 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव गारंटी के साथ पूछवे करता है। इसको आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है,
तो समझ गए ना। कहता है सिरका का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना आपको, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला दिया गया दही। दही तो आप सब खाए होंगे। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर दही में बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पूछेगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना लैक्टिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दही में जो होता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला जगह है टमाटर का रस में बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर का रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पूछेगा तो ध्यान देना आपको ऑक्जेलिक अम्ल। समझ गए, टमाटर का रस में जो है आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला जगह है चाय में बताओ कौन सा अम्ल होता है। चाय जो सब पीता है, समझिए ना, सुबह शाम को जाए ना, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछेगा तो ध्यान देना आपको टैनिक अम्ल, क्योंकि टैनिक अम्ल ऐसा अम्ल होती है आपको भूख को मार देती है। ठीक है, इसीलिए चाय पीता है तो देखिएगा यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक अम्ल जो होती है, जो मेरे अमाशय की दीवार जो रस निकलती है उससे अभिक्रिया करके टैनिक अम्ल बर्बाद कर देती है, इसीलिए जल्दी भूख नहीं लगेगा। ठीक है, वो यहाँ पर दिया है कि बताओ चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान देना चाय में जो होता है आपको टैनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला जगह है विटामिन सी। तो विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान देना विटामिन सी में जो आपको एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। समझ गए, विटामिन सी में जो है आपको एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला जगह है लाल चींटी। समझ गए, लाल चींटी देखते होंगे, काटता है तो खुजलाता रहता है, फुला देता है, वो लाल चींटी होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि बताओ लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान देना लाल चींटी में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन क्या बारे में पूछ दिया गया बिहार बोर्ड में। ठीक है, कहता है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ध्यान देना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर कि अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय रस। तो ध्यान देना अमाशय रस में जो होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। समझ गए, अमाशय रस में जो होता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या शॉर्ट में बोलो HCl बोलो, या पूरा नाम हिंदी में क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसमें, अमाशय रस में। चलिए आज हम केमिस्ट्री का जो था 1 से 30 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, और जो था इसका इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो बच गया है तो अगला हम क्लास ले लेंगे। समझे ना, यहाँ पर जो आपको केमिस्ट्री जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें आपको A to Z क्वेश्चन जो है आपको क्या करेगा, अच्छा से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग क्या हो, ये भी क्वेश्चन ना छूटे।